लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से भारत के एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ। ये हेट स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम स्पीच है। हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए, और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। उनके तो एक नहीं अनेक हैं, वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सब इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार हैं, जेल में जाने को तैयार हैं। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। ये हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है। तो चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग ये वीर शिवानंद प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। आनाम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। सारे देश ने देखा, जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई, तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ? पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, न राशन है, न गोला, न बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया, और उनकी वो उत्कट राष्ट्रभक्ति के कारण हम कश्मीर को बचा के रख सके। जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट करा दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? ये धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। हरिद्वार की धर्म संसद में 17, 18 और 19 को महापुरुषों ने किया है, तो इनको जितनी बार भी वंदन और अभिनंदन किया जाए वह कम है। इसमें हम सब है, ध्यान रखिए, इतिहास गवाह है। कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने सत्ता और अपने लालच में अपने बाप के पीठ पे छुरा होकर सत्ता हासिल की है। ध्यान रखिएगा, कुछ कौमें ऐसी हैं जहाँ बहन बेटियों का बख्शा नहीं जाता।
ये आप भी हैं और आपकी सुरक्षा भी हमारा परम कर्तव्य है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं, पुस्तकें पढ़ पढ़ के संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। और जिसने प्रेम के यह ढाई आखर मतलब यह ढाई अक्षर पढ़ लिए, वही वास्तव में ज्ञानी है। हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो साक्षर तो हैं पर शिक्षित नहीं हैं, जिनके पास बड़ी से बड़ी डिग्री तो है पर बात करने का लहजा तक नहीं है। क्या हम ऐसे लोगों को ज्ञानी कहेंगे? प्रेम ही सबसे बड़ी शिक्षा है। सतह के सतर से लोग अपनी भक्ति का दम भरते हैं, दिन रात राम नाम जपते हैं, पर राम के आदर्शों से कोसों दूर बस जात पात हिंसा में ही उलझे हुए हैं। प्रेम मनुष्य को गहराइयों का अनुभव कराता है, जहाँ रंग जात वर्ग धर्म लिंग से परे इंसान बस इंसान है, जहाँ एक ही सोच अनुभव मान्यताएं इच्छाएं दूसरे से अलग होकर भी स्वीकार्य है। प्रेम ही सत्य है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोय। यहाँ पर कबीरदास जी के पंडित शब्द का आशय है संसारिक ज्ञान के बोझ से लदा विद्वान व्यक्ति नहीं है, अपितु उस आत्मज्ञानी परम ज्ञानी व्यक्ति को पंडित कहा गया है, जिसने अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने मिथ्या व्यक्तित्व के भार को अपने कंधों से उतार दिया है और इस प्रकार जीवन मुक्त हो गया है। दूसरी बात, कबीर जिस प्रेम की ओर इशारा कर रहे हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, वह उस तरह का प्रेम नहीं है जो कि संसार में प्रचलित है और काम वासना से प्रेरित होता है। वे अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ज्ञान के बोझ से मरा जा रहा है, मगर उनमें से कोई भी पंडित अर्थात आत्मज्ञानी नहीं हो पाता। आखिर क्यों? क्योंकि पुस्तक ज्ञान केवल सूचनात्मक और सतही होता है। यह केवल मस्तिष्क में भार स्वरूप इकट्ठा होकर व्यक्ति के अहम का गुब्बारा फुला देता है, मतलब कि उसका अहंकार को बढ़ा देता है, जो कि आत्मज्ञान का प्रमुख रोड़ा है, मतलब प्रमुख रुकावट आत्मज्ञान को पाने की अहंकार ही है। इसके अलावा पुस्तकीय ज्ञान जीवन ऊर्जा को भावनाओं से खींचकर मस्तिष्क में केंद्रित कर देता है, फलस्वरूप हृदय सूख जाता है, अर्थात व्यक्ति भावना शून्य हो जाता है। The red velvet cloth was placed to perfection, on which sat one of the newly elected MPs, the modern kings of democratic India. But this was no throne. It was the darbar or courtroom of Special Judge Vinod S. Padalkar, who was hearing evidence in the 2008 Malegaon blast case. And the accused was none other than Member of Parliament Sadhvi Pragya Singh Thakur, with her name ironically meaning virtuous woman. On September 29, 2008, in the handloom town of Malegaon in Maharashtra, a 2003 gold-colored LML Freedom motorcycle was parked inconspicuously near a mosque along with other bicycles and two-wheelers. Only a few knew that it had been rigged with RTX. In the blast that followed on the eve of Navratri, 6 people were killed and more than 100 injured. India was witnessing a surge in terror attacks by Muslim fundamentalists. But it was the one on Sankat Mochan temple in March 2006 that seemed to be the last straw. Following Swami Asimanand's policy of bomb ka jawab bomb se, bombs should be answered with bombs, Maharashtra's anti-terrorist squad ATS claimed that Pragya's group held a meeting in Bhopal on 11th April 2008. We must take a revenge for the 2006 Mumbai train bombings. They also claimed an army man, Lieutenant Colonel Prasad Shrikant Purohit, was present when the plan was finalized. Malegaon is 80% of Muslim. We should target it. I will provide the explosives. I will arrange men. Head of Maharashtra ATS Hemant Karkare, later killed by terrorists in the 26/11 Mumbai attacks, was assigned the case. Against whom the bumbling arsonists were no match. Within a month, the LML was traced back to Pragya. Grilled by Karkare at the less frequented Kala Chowki unit of the ATS, Pragya allegedly started to sing, revealing the entire plot. The ATS was shocked to learn
that along with a retired army major, there was a serving officer in the Indian Army Police involved. According to the ATS report submitted to court when they raided the Lieutenant Colonel's home, Sir, he has RTX inside his house. they arrested both Sadhvi and Colonel Purohit. In January 2009, Maharashtra police filed a 5,000-page charge sheet against 14 accused, of which 7 now face charges under UAPA. But in 2011, after the National Investigation Agency NIA took over the case, their officer told the court, ATS planted the RDX. Pragya too was given a clean chit in 2015 after the NIA said that no evidence was found against her either. But the trial court refused to discharge Pragya from the case and let her remain behind bars. It is difficult to accept NIA's claim that she has nothing to do with the crime, given that her motorcycle was used in the blast and remained in her name in the RTO. The ATS and NIA blamed each other of a biased investigation, the crux of it centered around the bike. Absconding but presumed dead co-accused Ramchandra Gopal Singh Kasangra aka Ramji is being made the fall guy. She gave the bike to Ramji to place at the explosion site. She had given the bike to Ramji 2 years before the incident. She did not know anything. Based on NIA's report, however, Pragya managed to secure bail from the High Court, by which time she had spent 9 years in jail. The daughter of an RSS worker, Pragya grew up in a Hindu nationalist household but behaved quite against tradition, dressing as a tomboy, wearing jeans, keeping her hair short, and her favorite, riding bikes. After joining ABVP in her college years, Pragya fully adopted a life of a sannyasi by joining Swami Avdhishanand Giri in 2007 and donning saffron. A new choice of attire, a militant attitude and outspokenness made her a favorite among large sections of the Saffron Brigade, whose political arm BJP she joined soon after her release on bail. Senior ministers supported her when she decided to stand for Lok Sabha elections in 2019. The matter seems to be cooked up. Leave the trial aside. She is out on bail. Her opponent in Bhopal constituency was the formidable 2-term Congress Chief Minister Digvijaya Singh, whom she went on to trounce by a massive margin of 8.5 to 5 lakh votes. Now, as a lawmaker sitting before the trial judge, she is brazen. Are you aware of the blasts in Malegaon? I have no information about it. Equally brazen are her other utterances. Nathuram Godse was and always will be a patriot. Shows no remorse for her alleged remark. Not enough people died in Malegaon. Attributes the death of ATS Chief Hemant Karkare, who died in the 2008 Mumbai terror attacks because I cursed him. Misleads the public towards unscientific paths on how her breast cancer was cured, through using cow urine and Panchagavya, when actually she used chemotherapy and had her breast surgically removed, complaining falsely of torture while in jail to the Human Rights Commission. The 2019 election marks a time in India's evolution when fringe elements of the Hinduvita ideology become mainstream. Today, for the first time in our country, India has elected a person accused in a terror case to sit in parliament. Former Police Commissioner of Mumbai, Julio Ribeiro, remembers Karkare telling him during the course of his investigations in the case. A former BJP cabinet minister expressed his displeasure over the probe. Don't worry and continue to do what is expected out of a good Hindu performing his dharma. NIA had previously given a clean chit to terror-accused Swami Asimanand as well, who despite recording his 48-page confession before the Metropolitan Magistrate in Tis Hazari Court, Delhi, retracted it, and the NIA refused to admit it as evidence against him. As the case nears its conclusion, the clock of a hotel near the blast site in Malegaon still shows the same time from when the blast took place a decade ago, 9:35 p.m. While Pragya sits on a red velvet cloth, the ground beneath Malegaon remains red with blood. Bizbo's Limerick. Pragya Singh Thakur now sits in parliament after spending 9 years in jail confinement. Accused of terror, NIA says it's an error. The proof is out there. दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करेंगे, ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिससे हम लोग काफ़ी विचलित हो गए हैं, और वो है समाज में बढ़ती हुई नफ़रत की भाषा,
हेट स्पीच। ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि कई लोग जो नफ़रत की भाषा बोलते हैं, जिसके कारण समाज में बाद में दंगे भड़काए जा सकते हैं, उसमें बड़े बड़े लीडर्स भी शामिल हैं। कई लोग ये बात इशारों से करते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में डॉग विसल कहते हैं। उसमें बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। और दूसरा एक कैटेगरी है, ख़ास तौर से साधु और साध्वी। ये लोग भी इस प्रकार की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। वैसे देखा जाए तो भारतीय परंपरा में साधु और साध्वी ये हमेशा प्रेम की बात करना चाहिए, ये मेलजोल की बात करना चाहिए। पर इसके उलट हमने देखा है कई धर्म संसदों में और कई जो नेता भगवा कपड़ा पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो हिंदू धर्म के नाम की राजनीति में भाग ले रहे हैं, वो भी इस प्रकार की खतरनाक नफ़रत की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात अभी फिर से सतह पे आई जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वैसे तो उनके नाम के सामने साध्वी लगा है, पर वो साध्वी नाम लगाने में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बातें की है उसमें साध्वी नाम को जोड़ना पूरी तौर से गलत है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे जिनको कहा जाता है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये अभी बेल पर हैं। बेल पर क्यों हैं? क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था वो इनकी ही थी। और हेमंत करकरे ने जब मालेगांव ब्लास्ट की जांच शुरू की तो उन्होंने पाया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल है और बाद में मुकदमा चल रहा है। खैर, तो बाद में ये भोपाल से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद का चुनाव लड़ी, बड़ी मेजॉरिटी से 3 लाख की मेजॉरिटी से चुनकर आई। और तब से लगातार हम देख रहे हैं, पहले भी करती होंगी हम नहीं जानते, पर जब से बाहर बेल पर हैं, मेडिकल ग्राउंड पे बेल पर हैं, तो उन्होंने इस प्रकार के नफ़रत के बयान देना बहुत तेज कर दिया है। अभी हाल में उनका जो नफ़रत का बयान आया है वो कर्नाटक में शिमोगा में है। वैसे ये बात भी याद रखें, अभी कर्नाटक में थोड़े महीनों बाद वहाँ असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और उसका उद्देश्य भी हम समझ सकते हैं। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हमें अपने घरों में तेज हथियार रखना चाहिए और कुछ नहीं तो हमारी जो सब्जी और फल काटने वाले चाकू हैं उनकी धार तेज रखना चाहिए, ताकि वही धार दूसरों का गला काटने के भी काम में आ सके। अब ये इतनी भयंकर बात उन्होंने कह दी, और उसके कहने के बाद जो संसद की वो सदस्य हैं, एक पार्टी की सदस्य हैं, तो सबसे जो एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि इस बात का संज्ञान पुलिस ने खुद होकर क्यों नहीं लिया। पुलिस ने कहा कि भाई जब कोई शिकायत करेगा तो हम देखेंगे। फिर कुछ लोग अभी एफआईआर भी फाइल कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है कि जो पार्टी की वो सदस्य हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसने भी इसके बारे में अपना मुंह बंद करके रखा है। वैसे वो हर एक मामले में बोलते हैं, पर ऐसे जब मुद्दे आ जाते हैं तो वो एकदम चुप्पी साध लेते हैं, कुछ भी बात नहीं करते। तो दूसरी तरफ तो मुझे तो ये भी लगता है कि कई बार कोर्ट्स ने भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि ये नफ़रत की भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। और यहाँ याद दिला दूँ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सांसद हैं, और सांसद बनने के लिए संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेना पड़ता है। और ये शपथ उन्होंने उस संविधान पर हाथ रख कर ली जिसमें मेरे ख्याल से आर्टिकल 153 153A वो कहता है कि जो भी नफ़रत की बात करता है, नफ़रत की बात फैलाता है, जिससे समाज में एक कलह हो सकता है, दंगे फैलाए जा सकते हैं, वो अपने आप में एक अपराध है। तो ये संज्ञान मेरे ख्याल से सुओ मोटो, कई बार शायद, मैं कानून को ज़्यादा नहीं जानता, पर कोर्ट भी इसका संज्ञान ले सकते हैं। पुलिस ने तो लेना ही चाहिए, पर खैर पुलिस ने इसका नहीं किया। अगर एक बात ये दिमाग में आती है कि आज जैसे हालात हैं, अगर इससे मिलता जुलता कोई बयान
कोई टोपी वाला दाढ़ी वाला मुस्लिम या कोई मुस्लिम महिला इससे मिलता जुलता बयान देती तो निश्चित रूप से वो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होते और उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे NIA और दूसरे द्वारा लगाए गए होते। पर खैर, जिस प्रकार की राजनीति के वर्चस्व में हम जी रहे हैं उसमें इन लोगों को एक प्रकार से अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इम्प्यूनिटी यानी आप अपराध करो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, और ये बात बार बार हो रही है। इसलिए इस प्रकार के तत्व अपने नफ़रत की भाषा को बढ़ाते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो नेता जितनी नफ़रत की बात करता है उतनी उसकी तरक्की होती है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के दंगों के पहले 2020 में जब दिल्ली में दंगे करवाए गए थे, उसके पहले जो केंद्र में मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उन्होंने गोली मारो वाला बयान दिया था, लोगों को उसके नारे लगवाए थे। पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, ये नारे लगाने के बाद थोड़े दिन बाद वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। फिर ऐसे बहुत सारे हैं, एक साक्षी महाराज हैं, वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लगातार हैं, कई बयान ऐसे देते हैं। और इससे ऊपर भी जो पार्लियामेंट एक रिलीजियस पार्लियामेंट धर्म संसद के नाम से कुछ आयोजन किए जाते हैं, उसमें मुझे सभी नाम तो याद नहीं है, पर एक स्वामी यति नरसिंहानंद हैं, उनके बयान तो इससे भी भयंकर हैं, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है कि क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ नफ़रत फैलाने वाले, नफ़रत की बात करने वाले लगातार अपनी बातों में नफ़रत की इंटेंसिटी, नफ़रत की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, समाज में एक प्रकार का कलह पैदा करेंगे और उससे एक ऐसा माहौल खड़ा होगा कि जहाँ जो कम्युनिटीज़ के बीच में दीवारें हैं, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के बीच में जो खाई बढ़ाई जा रही है वो बहुत बढ़ जाएगी। ये हमारे देश की एकता अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। जहाँ तक साध्वी तथाकथित साध्वी या प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात है, तो ये पहली बार नहीं है कि वो ऐसा बयान दे रही हैं। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद एक बहुत ख़तरनाक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में कहा था। उन्होंने जो भारत के राष्ट्रपिता हैं उनके हत्यारे के बारे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं, देशभक्त रहेंगे। तो उनकी बहुत आलोचना हुई और उन्होंने फिर उसमें कहा, जो दिखावे के लिए कहा कि भाई किन्हीं लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा कि मैं दिल से इनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब दिल से माफ़ न करने का क्या मतलब होता है पता नहीं, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी रही, न पार्टी ने उन पर कोई अनुशासन की कार्रवाई की, न पार्टी से उनको निकाला गया, न उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, न उनको कोई वार्निंग दी, और उसके बाद भी लगातार वो इस प्रकार के बयान एक के बाद एक देती रही। तो ये क्या इशारा है कि मैं दिल से माफ़ नहीं करूँगा। दिल से आप माफ़ नहीं करते तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी में जो देश की सुरक्षा से संबंध रखती हैं उसमें क्यों रखा गया है? उनकी पार्टी की सदस्यता को रद्द क्यों नहीं किया गया? उनको वार्निंग क्यों नहीं दी गई? और ये वार्निंग कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे समाज में ये तो होना ही चाहिए। ये होना चाहिए कि जो भी नफ़रत की बात करे, जो भी इशारों से और स्पष्ट रूप से दूसरे समाज के बारे में नफ़रत की बात करे, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये तभी होगा, अगर ये कार्रवाई होगी तो ही आगे आने वाले लोग अपनी ज़बान पर लगाम रखेंगे। और जब सत्ता पर रहने वाले लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो उसके नीचे एक जो पूरा पिरामिड है वो इसी प्रकार की भाषा को और ज़्यादा विस्तृत करते जाते हैं।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये जो बात कही बहुत सारे संदर्भ में है। अब कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले नफरत के आधार पे ध्रुवीकरण करना उनकी पार्टी का एक बड़ा मुख्य हथियार रहा है, जिसके आधार पे वो अपनी राजनीतिक सत्ता को बढ़ाते रहे हैं। ये एक बात है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह पर विश्वास नहीं है कि वो इस प्रकार की परिस्थिति पर नियंत्रण ला सकते हैं? क्या हमारी पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पंगु हो गई है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अनुसार कि लोगों को खुद हथियार रख के इस प्रकार के काम करना चाहिए? तो ये भी एक सोचने की बात है। कई लोगों ने इस पर भी मुद्दा उठाया कि ये सीधे सीधे हमारी व्यवस्था पर भी एक चोट की गई है। और एक बात और भी इसमें है कि अभी ये बात जो उन्होंने कही ख़ास तौर से लव जिहाद के मामले में कही, और लव जिहाद भी कोई सच्चाई बात नहीं है, इसका भी कोई डेटा नहीं है, इसकी भी कोई सच्चाई नहीं है। ये स्त्री विरोधी हिंसा को कई बार एक हिंदू मुसलमान के रूप में, यानी मुसलमान आक्रामक है, हिंदू लड़कियां उसके छलावे में आ रही है, उस बात को कहा जाता है। जबकि वास्तविक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं हैं जहां मुस्लिम लड़कियों पे भी अत्याचार हुआ है, अत्याचार करने वाले हिंदू भी हैं। तो उसका एक भाग पकड़कर उसको एक लव जिहाद कहना और उसके आधार पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाना और हिंदू लड़कियों पर नियंत्रण करना, ये भी इसका एक भाग है। तो प्रज्ञा सिंह जो अभी कह रही हैं, मेरे ख्याल से अभी सुनने में आया है कि कई लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस इस पर निष्पक्षता से कानून के आधार पे भारतीय संविधान के रास्ते पर चलकर उन पर एक्शन लेगी, और अगर उनके खिलाफ सही एक्शन लिया गया तो निश्चित रूप से जो बाकी साधु साध्वी और इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी ज़बान पर एक नियंत्रण आएगा। हो सकता है कि अगर इनकी ज़बान पर नियंत्रण आए तो हम एक बेहतर समाज की तरफ चल सकते हैं, जहाँ शांतिपूर्ण रास्ते पर हम रहें और देश के विकास की तरफ, गरीब लोगों के समस्याओं की तरफ हम अपना ध्यान ज़्यादा ईमानदारी से, ज़्यादा प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से उन सवालों को करें ताकि देश की वास्तविक प्रगति हो। तो मैं फिर से प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके खिलाफ कानून के तौर पे कार्रवाई होगी, ताकि इस प्रकार के बयान करके कोई छूट न जाए और ये बयानबाजी बढ़ती न जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद।